चलो, अब जो है ये हमारा रेंज चल रहा है और इसका भी हमारे मॉड्यूल आ गए हैं, आ गए हैं ना, आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम वर्किंग डायरेक्टरी में, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये ऐसे हो, हम चाहते हैं कि इसको एक हम फोल्डर के अंदर डाल दें। किसको? मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को, है ना। ये कहाँ पे है हमारा, ये हमारा कहाँ पे है कोड? तो इसके अंदर 330 के अंदर मॉड्यूल पैकेज नाम के अंदर है, दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक नया फोल्डर बना दें और उस नए फोल्डर का नाम हम रख दें, कुछ भी पैकेज ही रख देते हैं। आपको जरूरी नहीं कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 लिखोगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं सिंप्लिसिटी जो आपको समझ में है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, पैकेज नाम रख दिया। और इस पैकेज में ये दोनों हमारे मॉड्यूल थे ना, उसको डाल दिया। तो इसका असर हमारे कोड पे भी तो देखने को मिलेगा। देखो पैकेज बन गया ना यहाँ पे, और देखो इसको जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये पैकेज के अंदर है। अब मैं इन सबको चला रहा हूँ, देखो ये क्या है, कटा हुआ आ रहा है, कटा हुआ आ रहा है, मतलब ये अवेलेबल नहीं रहे हैं अब। ये अब क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे। ठीक है, फिर से स्क्रीन को स्प्लिट करो, फिर इस पे भी क्लिक करो, ये भी आ गया, स्प्लिट करो। ठीक है हो गया ये। अब क्या है कि ये देख रहे हो अंडरलाइन, ये कह रहा है कि अब हम नहीं जानते ये मॉड्यूल कहाँ है, क्योंकि ये तो कहीं और चले गए, किसी और एड्रेस में, किसी और फोल्डर में। तो अब हमें उनको इंपोर्ट करना है। तो पैकेज और कुछ नहीं बल्कि फोल्डर होता है जिसके अंदर मॉड्यूल होते हैं। अब ये जो है ना, ये पैकेज है, लेकिन अभी नहीं। कब पैकेज बनेगा ये? जब इसके अंदर पाई कैशे आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल जहां पे होता है वहां पे पाई कैशे होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, अभी देखो, अभी मैं इसको चलाऊंगा ना, एरर आएगा और कुछ नहीं। एरर आ गया ना, क्या कह रहा है? नो मॉड्यूल ने मॉड्यूल 1, ऐसा कोई मॉड्यूल है ही नहीं जो तुम बुला रहे हो। मैंने बोला कि अभी देखो अभी आ जाएगा, पाथ को जैसे ही कॉन्फ़िगर करूंगा, किससे? तो पैकेज का नाम लिखना पड़ता है। पैकेज डॉट, ठीक है, मॉड्यूल आ गया ना, मॉड्यूल देखो सजेशन में आने लग गया। अच्छा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? पैकेज डॉट मॉड्यूल 2 आ गया ना। अब यहाँ पे तुमने अलाइसिंग नहीं करी है तो ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पैकेज डॉट मॉड्यूल, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अलाइसिंग तो तुमने करी नहीं, कोई छोटा नाम दिया नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा सब चलेगा। और देखो यहाँ पे पाई कैशे इस पैकेज के अंदर बना है, अब बाहर नहीं। देखो सब कुछ चल गया ना यहाँ पे, देखो चलने लगे एरर के बाद सब, है ना। तो पैकेज और कुछ नहीं होता है, जिसके अंदर मॉड्यूल होते हैं उसको पैकेज कहते हैं। ठीक है, हमेशा ट्राई करना कि पैकेज तुम्हारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हो, नहीं तो बहुत लंबा पाथ हो जाता है और उसको डॉट 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 करके दिखाना पड़ता है, तो तुम थक जाओगे और परेशान हो जाओगे। इसीलिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसके अंदर तुम्हारे फाइल्स है उसी के अंदर तुम अपना पैकेज रखना। ठीक है, अच्छा, पाइथन में भी एक परमानेंट पैकेज बना के दिया गया है, मतलब फोल्डर जिसके अंदर सारे पैकेज जाते हैं। ठीक है, तो उसका नाम है लिब। क्या नाम है? लिब। चलो मैं दिखाता हूं। देखो दिस पीसी में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दिस पीसी में यहाँ पे पाथ डालता हूँ, इसके अंदर एक लिब दिख रहा है ये तुम लोगों को, इस लिब के अंदर बहुत सारे पैकेज हैं। ठीक है, ये सब मॉड्यूल हैं, और इन पैकेज के अंदर भी मॉड्यूल्स हैं। देखो पाई कैश है ना सब में। तो जब भी हम पिप इंस्टॉल कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो इसी लिब के अंदर चला जाता है बाय डिफॉल्ट। ये पाइथन वालों ने सेट करके भेजा है कि कुछ भी बाय डिफॉल्ट पिप इंस्टॉल करोगे तो किसके अंदर चला जाएगा? लिब के अंदर, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब जैसे इसमें है एक रैंडम, कहीं रैंडम होगा, देखो रैंडम है कहीं, आर फॉर रैंडम, रैंडम ये है ना। इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, कहाँ है? लिब नाम के फोल्डर के अंदर है। हम इसको बंद कर लेते हैं। अब मान लो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं इसके अंदर रैंडम को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम। देखो रैंडम आ रहा और इतने सारे आर नाम से उसकी उसी फोल्डर के अंदर मॉड्यूल्स है सब। तो रैंडम को बुलाओ,
रैंडम क्या काम करता है, तो रैंडम रैंडमली वैल्यू को देता है। जैसे ओटीपी तुम लोग का जनरेट होता है ना, तो ओटीपी 4 डिजिट का होता है, तो ओटीपी बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर से फेच किया जाता है। अब देखो हमेशा 1000 से लेके 9999 तक में ही तुम्हारा ओटीपी बनेगा। अच्छा प्रिंट नहीं किया, प्रिंट कर लो, इसको प्रिंट भी करना होता है तभी आंसर आएगा। देखो बार बार ये अलग आता है नंबर, देखो अब कुछ और आया, बार बार अलग आएगा। ठीक है, इसी तरह ओटीपी जनरेट होता है। ठीक है, बार बार ये ओटीपी अलग आएगा। ओटीपी कह रहा हूं मतलब रैंडम वैल्यू आती है 4 डिजिट। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा पैकेज मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज पैकेज, तो क्या जवाब दोगे? अरे क्या हुआ यहाँ पे पैकेज में? फोल्डर फोल्डर अ जिसमें फोल्डर विच मॉड्यूल्स। कंटेन मॉड्यूल। देन व्हाट इज मॉड्यूल, ये अगला क्वेश्चन होगा उसका। अ मॉड्यूल विच कंटेन सम कोड मे बी फंक्शन वेरिएबल वट एवर इट इज। पाइथन के कोड होंगे उसको मॉड्यूल कहते हैं। फिर पूछेगा व्हाट इज द स्क्रिप्ट, हैव यू हर्ड अबाउट स्क्रिप्ट, तो तुम्हें बोलना हाँ, जिसके ऊपर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं यानी कि दूसरे पाइथन के फाइल को, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। आसान है ना? इतना ही जवाब है इसका। कैसे इंपोर्ट करते हैं वो तुम्हें यहां से बताना पड़ेगा, और कौन सा एफिशिएंट है वो भी मैंने बताया। कौन सा एफिशिएंट है? जहां पे जितनी जरूरत है उतने ही को ही बुला रहे हैं हम, वो एफिशिएंट है। बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार का फाइल को लोड कर देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं बहुत सारे डेटा के साथ, जिसकी जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, चलो, होप सो इतना क्लियर होगा सबको। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। फिर से चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर। 330, यहाँ पे फिर से जुपिटर लैब को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज जुपिटर लैब। एक और बात, वीएस कोड के अंदर भी जुपिटर लैब चल सकता है। ठीक है, वीएस कोड के अंदर भी जुपिटर लैब चलता है। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सब किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो। आ रही है सर। आवाज आ रही है अभी? किसको नहीं आ रही यस आवाज? सर। हेलो। आ रही है सर। ओके। हेलो। सर वैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह जब बनाते हैं तो हमें वो जुपिटर लैब में बनाना चाहिए या वीएस कोड एंड ऑल में बनाना चाहिए? क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हाँ, वो हमें वीएस कोड पे बनाना चाहिए, जुपिटर लैब में बनाना चाहिए, मतलब कौन सा इफेक्टिव है? वीएस कोड पे बनाना प्रोजेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, सस्ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। वीएस कोड को यूज करने के लिए कोई पैसा माइक्रोसॉफ्ट नहीं मांगता है। ठीक है, चलो ठीक। अब आगे। अगला हमारा क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है समझते हैं। हमारे पीसी में हम कोई गाना सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक विंडो खुल जाती है बड़ी सी। उस विंडो में ब्राउजर को जब खोल लेते हो तुम लोग, तो ब्राउजर में मल्टीपल टैब खुल जाते हैं। खुल जाते हैं ना? एक में फेसबुक चल रहा है, एक में गाने चल रहे हैं, दूसरे में भी यूट्यूब के गाने चल रहे हैं, तीसरे में भी यूट्यूब के गाने चल रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ गलत लग रहा है आपको कि सब एक साथ चल रहा है। सब एक एक करके चल रहा है, लेकिन इतनी फास्ट चल रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा। और आप उसको कहते हैं हमारा फोन मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था कभी। ठीक है, क्या हो रहा था उसको समझते हैं। ये हमारा सीपीयू है। ये हमारा सीपीयू, अगर यहाँ पे मान लो एक यूट्यूब का वीडियो चल रहा है, यहाँ पे भी यूट्यूब का वीडियो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह यूट्यूब का ही वीडियो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चला रहे हैं। तो ये सीपीयू क्या करता है, सबको बहुत अपना छोटा छोटा टाइम देता है उसके टास्क को प्रोसेस करने के लिए, कुछ माइक्रोन सेकेंड्स में। ये माइक्रोन नहीं है, मिली से थोड़ा सा छोटा है। माइक्रोन 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है, तो
इतना इतना टाइम ये सबको दे रहा है उसके काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, 1 बाई 1, ठीक है, बार बार जल्दी जल्दी। और जब ज्यादा टैब खोल दोगे ना, ज्यादा गाना बजाने लग जाओगे, तो फिर क्या होगा कि तुम्हें ऐसा फील आएगा कि सब कुछ स्टक हो रहा है, स्लो हो रहा है, फंस रहा है, जिसको आप कहते हो हैंग हो जाना। ठीक है, तो हैंग हो जाने का मतलब कि आपका जो रैम है, आपके मशीन में रैम ये सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है, वो रैम ओवरलोड हो गया है। किससे? मेमोरी से। क्योंकि सब लोड हो रहे हैं तो रैम पे ही तो जा रहे हैं, और रैम ही तो मैनेज कर रहा है। तो जब वो मैनेज कर रहा है तो बहुत सारा डेटा लोड हो गया। अगर आप अपने मोबाइल में 2-3 दिन तक लगातार यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे बिना उसको बंद करे, तो आपका मोबाइल भी एक समय पे स्टक हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा सब रैम पे आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये अपना जो टाइम है घटाने लग जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लग जाता है एक टास्क पे, क्योंकि ये स्टक हो गया होता है। अब इसके पास ज्यादा काम आ गया है, ज्यादा काम आ गया, तो 0.02 सेकेंड में मान लो 100 टैब को चलाने हैं, 100 टैब में अलग अलग वीडियोस चल रहे हैं, तो सबको 0.02 सेकेंड्स भी टाइम देगा। तो 0.02 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम सब टैब को मिलेगा? तो आपको लगेगा नहीं कि थोड़ा सा ये स्टक हो रहा है, रुक रहा है, कहाँ माइक्रोन सेकंड थी और कहाँ पे ये अचानक से मिली सेकंड में आ गया। और एक समय ऐसा है कि रैम बोलेगा सॉरी यार अब हम नहीं चला पाएंगे, स्टक हो जाएगा, और वेट फॉर रिस्पॉन्स दिखाएगा। क्लियर है? चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पे हमारा मल्टीटास्किंग को हम सीखते हैं, क्या होता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो देखो, एक नोटपैड खोलता हूं मैं, और मल्टीटास्किंग इसको नाम देता हूं। ठीक है, मल्टीटास्किंग में कुछ इमेज बनाता हूं। ये इमेज जब तुम लोग पढ़ना तो देख लेना, ठीक है, बना लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा तभी पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा भी नहीं जाता जनरली, बहुत अच्छे लेवल पे इंटरव्यू गया है तब पूछा जाएगा। क्या होता है इसमें? तो इसमें अरे यहाँ पे बॉक्स वगैरह आता था, कहाँ गए सब? बॉक्स नहीं देगा अब, छोड़ो, देखो ऐसे ही। इसको कहते हैं जनरेशन ब्लॉक, इसको कहते हैं रनेबल ब्लॉक, इसको कहते हैं रनिंग ब्लॉक, रनिंग ब्लॉक, इसको कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेट, और इसको कहते हैं टर्मिनेशन ब्लॉक। इसको कहते हैं रन, और इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। यहाँ पे थ्रेड बनते हैं, T1 T2 नाम का दो थ्रेड बनाते हैं, मान लो दो अलग अलग थ्रेड। अभी बताऊंगा थ्रेड वगैरह क्या होता है। इस पिक्चर को तुम लोग बना लेना, ठीक है। इसको मैंने पहले बना के गलती वैसे भी कर दी, चलो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसको पहले नहीं बनाना चाहिए था। मल्टीटास्किंग सीख लेते हैं पहले। मल्टीटास्किंग को सिखाने के लिए मैं पाईचार्म पे जाना चाहूंगा। पाईचार्म पे मैं मल्टीटास्किंग आपको सिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग वहीं पे एग्जीक्यूट होकर तुम्हें दिखेगा, बाकी सब कोड पे नहीं दिखता, मैंने ट्राई कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको रन टाइम में दिखा पाऊं इसलिए मल्टीटास्किंग को मैं ऐसे इस पे पाईचार्म पे बताऊंगा। ठीक है, तो
ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेडिंग नाम का मॉड्यूल है लिब के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम थ्रेडिंग स्मॉल थ्रेड, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मॉड्यूल ऐसे दिखते हैं पाइथन के ही लोगों में, ठीक है। इंपोर्ट क्या, थ्रेड, इसको इंपोर्ट करते हैं। ये थ्रेड एक क्लास है जो हमारा थ्रेडिंग नाम के पाइथन फाइल के ऊपर है। अब इस थ्रेड क्लास को यूज करने से पहले हमें दो चीजें करनी होती है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, एक फंक्शन बनाता हूं मैं, डेफ न्यू वन, एक फंक्शन है ये, ठीक है। इसका काम है कि 100 बार हेलो बोलना। क्या बोलना, 100 बार हेलो बोलना। और इसका काम है 100 बार हाय बोलना, ठीक है, ये काम है। तो इसमें हम 100 बार क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे। अगर मैं इन कोड को चलाऊं तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी तो कोड चलेंगे, ऐसा होता था ना। तो यहाँ पे न्यू 2 हमने लिख दिया, न्यू 1 लिख दिया, ठीक है। इसको चलाया और सेव किया, जब रन किया तो ये दोनों कोड हमारे चलेंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ एरर आ रहा है क्या, अच्छा, मेन फाइल सेलेक्टेड है ना, हमें कौन सी कृष्णा वाली फाइल को सेलेक्ट करना और फिर से यहाँ से प्रिंट करना। देखो जब तुम देखोगे तो हाय को तुमने बाद में कॉल किया था ना, तो हाय बाद में चल रहा है, 100 बार चला है ये, देखो। और फिर उसके बाद क्या चलना शुरू हो गया है, हेलो। तो मतलब हेलो शुरू में चल गया। अब थोड़ा इस प्रॉब्लम को देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करो, कमेंट कर लो, ठीक है, जिससे इसका यूज ना हो। अब यहाँ पे मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, डेफ डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर ए को डिवाइड करोगे 0 से तो एरर मिलेगा। अच्छा, 10 को 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ एरर मिलेगा। 10 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, एरर ही आएगा। इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड है ही नहीं। इन्फिनिटी पे भी होता है ना, तो एक ऐसे करके दिखा देते हैं, इसका आंसर नहीं है, ओके। और डेफ न्यू 1 करके अगर हम बनाए तो, या मल्टीप्लाई करके बनाए तो एक फंक्शन, तो इसके अंदर अगर मैं प्रिंट 10 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 0। हो जाएगा। ये सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। लेकिन जब मैं इसको चलाता हूं एज इट इज, तो ये कोई एरर नहीं देता। देखो कोई एरर दे रहा है, ये नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा कोड लिखा जाता है। लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आएगी, यानी कि इस फंक्शन को जब तुम चलाओगे और मल्टीप्लाई को चलाओगे, तो इंटरप्रेटर सबसे पहले किसको पढ़ रहा है, इसको, फिर किसको पढ़ेगा, इसको, पहले किसको चलाने की कोशिश करेगा, डिवीजन को। डिवीजन को जब वो चलाने जाएगा तो एरर आ जाएगा, 0 डिवीजन एरर। मतलब किसी भी वैल्यू को 0 से नहीं डिवाइड करा जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई खामी नहीं थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लिटरली ये 0 इसका आंसर आ जाता, क्योंकि 10 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। लेकिन हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है ना, तो पहले आया, उसने इसको रीड किया, मेमोरी में रख लिया, तब एरर नहीं दिया, क्योंकि कोड वाइज ये सही था, सिंटैक्टिकली कोई मिस्टेक नहीं था। रन टाइम में प्रॉब्लम आई आंसर निकालते वक्त। फिर इसका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी किया गया, ये भी रन टाइम में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे इसको और इसको हमने क्या किया, कॉल किया, तो जब इसको चलाएगा तो इसके कोड में दिक्कत आ गई आंसर ले आते समय। तो आंसर ले आते समय जो दिक्कत है वो रन टाइम वाली प्रॉब्लम है, चलते चलते कोड में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। नहीं तो कोड में कोई खराबी नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजोन पे आप लेट से कुछ बाय कर रहे हो और पेमेंट करने गए, उससे पहले वाईफाई चला गया, तो रन टाइम में अमेजोन में प्रॉब्लम नहीं आई, आपके वाईफाई में प्रॉब्लम आई, जिससे रन टाइम में अमेजोन में दिक्कत दिखाई देने लग गई, ठीक है। तो इसको रन टाइम प्रॉब्लम कहते हैं। अब कोई बंदा जानबूझ के गलत कोड डालेगा क्या प्रोडक्शन में, मेट्रो से जब तुम बाहर निकलते हो तो देखते होगे किसी गेट पे वो
कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ एरर होता है, वो रन टाइम एरर है। कोई भी डेवलपर जानबूझ के गलत कोड उसमें नहीं डालेगा। हो सकता है कोई बंदा जा रहा हो और उसके पैर से उसमें चोट लग गई हो, मतलब उस बॉक्स में, और उसका वाईफाई का केबल हिल गया हो, एरर आ जाएगा, रन टाइम प्रॉब्लम। हो सकता है एटीएम में हम पैसा निकालने गए हो और अचानक से उसके वाईफाई या उस मशीन का बटन ना काम कर रहा हो लेकिन दूसरा बटन काम कर रहा हो, तो वहां पे कुछ और एरर आएगा। हो सकता है कार्ड हम डाले, कार्ड रीड ना हो, तो वो कुछ और एरर है, लेकिन एरर है। ठीक है, और वो एरर रन टाइम, कोई भी बंदा जानबूझ के गलत कोड नहीं डालेगा कहीं पे, क्योंकि गलत कोड एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा प्रोडक्शन में, उसको खुद टेस्ट करके डाला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जब इंटरप्रेटर इसको रीड करने आया तो रीड करते करते उसने देखा यहाँ पे एरर, और बस ये एरर देख के मर गया। उसके आगे इसका तो एरर, इसको में इसमें एरर नहीं आना चाहिए था, इसको तो चलाना चाहिए था ना 0, लेकिन इसको नहीं चलाया, पहले ही वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। वो खुद कंफ्यूज है, अब क्या करूं, तो उसने आगे का कोड रीड करना ही बंद कर दिया। बोला सॉरी अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, जा रहा हूं। तो शायद आ जाता है आंसर, तो शायद आ जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले आ गई, फिर इसमें एरर आ जाता, ऑफ कोर्स ये होता। चलो देखते हैं। तो मैं इसको पहले कर देता हूं और सेव करके रन कर लेता हूं। देखो 0 आया है, उसके बाद एरर आ गया, 0 डिवीजन एरर। हाँ, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। अब हमें ये ऐसा कुछ चाहिए कि हम चाहते हैं कि इन दोनों फंक्शन को अलग अलग, अच्छा इंटरप्रेटर को चलाने वाला कौन है ये सोचना चाहिए हमें। इंटरप्रेटर आखिर चल रहा है तो कोई ना कोई तो चला रहा होगा ना उसे, तो उसका नाम है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है समझो, ये मान लो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस जैसे आप किसी बैंक में गए और बैंक में कितने काउंटर होते हैं, 4 काउंटर मान के चलते होते हैं। एक रिसेप्शन काउंटर होता है, दूसरा अकाउंट खोलाने का वाला काउंटर होता है, दूसरा तुम्हारा डिटेल एक्सेप्ट करने वाला काउंटर होता है, और चौथा लास्ट वाला क्या होता है, रिसिप्ट देके घर भेज देने वाला। तो अगर एक बंदा यहाँ पे है खड़ा हुआ, ये गया, तो ये बैंक आराम से काम कर रहा है, सब कुछ फंक्शनेबल, इसको वेट नहीं करना पड़ा, ये काम करके अपना बाहर आ गया। दूसरा बंदा तुरंत जा रहा है, उसको भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब तक एक काम चल रहा है तब तक दूसरा काम हो रहा है, तो उनको वेट नहीं करना पड़ रहा। तो ये सब थ्रेड हैं, ये सब क्या है, थ्रेड हैं। ये भी थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, और ये भी थ्रेड है, और ये सब थ्रेड मिलके एक प्रोसेस बना रहे हैं, मतलब एक टास्क को अचीव कर रहे हैं। जब आप लोगों ने MS वर्ड चलाया होगा तो उसमें आप अपना लेटर कभी लिखते होंगे, तो उसमें अंडरलाइन हो जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, वो थ्रेड है जो चेक कर रहा है रन टाइम में। तुम लिखते जाओ, वो चेक करते जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पूरा लिख लो फिर एक बार चेक करूंगा, ऐसा नहीं होता, वो रन टाइम में चेक हो रहा होता। जब कभी मैं लिखता हूं तो एरर आने लग जाता है, तो उसके नीचे भी अंडरलाइन आता है, तो वो रन टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो वो सब थ्रेड है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी जो थ्रेड होता है वही इंटरप्रेटर को चलाता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, और लाइन बाय लाइन रीड करने के चक्कर में इसको उसने चलाने की कोशिश करी, एरर आ गया, फिर उसके बाद उसने उसी समय उसने डिस्ट्रॉय कर दिया सारा कोड को, और थ्रेड मर गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये थ्रेड समझ में आया आप लोगों को, थ्रेड क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है कि कथा सुन रहे हो सब? चलो आगे देखते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। चलो बढ़िया है। अब देखो, मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल थ्रेड बना दूं इन्हीं सब काम के लिए, तो कैसे बनाऊंगा? तो अब मैं इसको नहीं ऐसे चलाऊंगा, इसके लिए मैं थ्रेडिंग का सहारा लूंगा। थ्रेडिंग कैसे सहारा लूंगा, तो यहाँ पे करूंगा फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट क्या, थ्रेड, कैपिटल में थ्रेड लिखना, क्लास का नाम कैपिटल में लिखा जाता है। अब थ्रेड को जब चलाओगे तो इसके अंदर तुम्हें 2 बातें बतानी पड़ती हैं। एक, टारगेट है क्या, ये मॉड्यूल है, और मॉड्यूल मतलब कोड। कोड में लोगों ने थ्रेड को T कैपिटल में ही लिखा है, स्मॉल लिखोगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, एरर हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसने मॉड्यूल बनाया उसने कैपिटल में T लिखा है, ठीक है, और उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 बातें बतानी पड़ती हैं। एक तो बहुत मैंडेटरी है, जो टारगेट है बहुत मैंडेटरी है। इससे क्या टारगेट करना चाहते हैं हम, डिवीजन को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस मत लिखना। ठीक है, दूसरा
दूसरा बस ऐसे ही नाम है, नाम लिख दो। थ्रेड का भी नाम होता है, मान लो इसका नाम टिंकू है, ठीक है। और इस ये क्योंकि एक क्लास है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है T1 करके, ऐसा वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है ये, ठीक है। उसी तरह से T2 करके तुम दूसरा थ्रेड बनाओगे, इसमें भी टारगेट दोगे, टारगेट में इसमें मल्टीप्लीकेशन लिख देना और इसका भी नाम दे देना पिंकू, ठीक हो, ठीक है, पिंकू। ऑलराइट, अब इतना कर देने से सिर्फ काम नहीं होगा, इन थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। जब ये सब काम कर लोगे तब रन करोगे तो ये चलेगा, देखना एक में एरर आएगा अब, लेकिन दूसरा वाला कभी रुकेगा नहीं। बाद में चलाया है दूसरे वाले को मल्टीप्लाई को, फिर भी 0 आंसर आया है। और पहले वाले में क्या आया है, एक्सेप्शन इन टिंकू। टिंकू कौन है, T1, कौन सी, ये वाली, डिवीजन पे एरर आया। अब तुमसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेप्शन यानी कि एरर पहले कहाँ आता है, कोड में आता है कि थ्रेड में आता है, तो थ्रेड वो बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा एक्सेप्शन सबसे पहले एरर कहाँ आता है, प्रोग्राम में आता है कि कोड में आता है, ऐसे ट्रिक करेगा। तो तुम बोल दोगे कि सर कोड में आता है। आंसर ये है कि सबसे पहले एरर थ्रेड में आता है। कहाँ आता है, थ्रेड में, इसलिए तो लिख रहा है ना एक्सेप्शन इन थ्रेड टिंकू। सबसे पहले एरर कहाँ है, थ्रेड में, और थ्रेड की मदद से कौन चला, इंटरप्रेटर चला, और इंटरप्रेटर में एरर आया, और इंटरप्रेटर ने एरर कहाँ डिटेक्ट किया, कोड में डिटेक्ट किया। तो कहाँ से सबकी शुरुआत हुई, थ्रेड से, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे इंटरव्यू पहुंचेगा तब ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं ये वाले कोड पे, इसको हमने क्या कर दिया था, अनकमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया था, इसको हम हटा के आपके कोड में ले जाके लिख देते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हम क्या कर देंगे, आपके कोड में ले जाके लिख देंगे। तो हम आपका एक फाइल बना देते हैं यहाँ पे, फोल्डर पहले बनाते हैं, एक फोल्डर बना दिया, इसका क्या नाम दिया, मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग के अंदर हमने क्या किया, एक फाइल बना दी पाइथन की, और इसका नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे देंगे, कहाँ गया रीनेम, ओह शिट, थ्रेडिंग, ठीक है। अब इसमें पेस्ट कर दो सब और चलाओ, ठीक है। अब इसको स्टार्ट तो किया ही नहीं, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, देखो अब थ्रेड इतने जल्दी में है ना कि उनको खुद ही कंफ्यूज रहते कि कौन पहले चलेगा, तो जिसको सीपीयू टाइम देता है वो पहले चलता है। देखो हमने बाद में मल्टीप्लाई को चलाया लेकिन आंसर पहले आया है, जरूरी नहीं है कि बार बार यही होगा, अभी थोड़ी देर चलाओगे ना तो हो सकता है कि एक्सेप्शन पहले आ जाए। देखो आया एक्सेप्शन पहले, बहुत जल्दी में है ये थ्रेड, बहुत जल्दी में है, सब पैरेलली काम कर रहे हैं। जब जब तुम टैब खोलते हो ना मल्टीपल टास्क करने के लिए, तो वो सब एक एक थ्रेड हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, और कौन पहले काम करेगा वो नहीं पता, बस होगा एक साथ काम। और इसीलिए डेटा मिस भी होता है, लॉस भी होता है, और वो यहाँ पे दिखाई देता है, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं तुम लोग को फील कराता हूँ कि कैसे तुम्हारा कोड चल रहा था, यानी कि बफरिंग कैसे होती थी। ओके, let's move this. I don't want to use this. Let's squeeze the size. मैं थोड़ा छोटा स्क्रीन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग को दिखाई दे सब कोड, है ना, बस इसीलिए। अब न्यू1 न्यू2 था ना, ये पहला वाला हाई और दूसरा वाला क्या लिख रहा था, हेलो, सॉरी दूसरा वाला हाई लिख रहा था, पहला वाला हेलो लिख रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग नाम का एक क्लास यूज कर लेंगे और उसके अंदर टारगेट दे देंगे, और टारगेट देने के बाद यहाँ पे कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज हो रहा है, ये कौन आर्ग्यूमेंट है, थ्रेड टारगेट इज इक्वल टू कौन सा आर्ग्यूमेंट कहलाता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। नेम, नेम में हम लेट से लिख देंगे इसका नाम, वही टिंकू पिंकू लिख देते हैं, और इसका क्या बनाना पड़ता है, एक वेरिएबल T2 इक्वल्स टू थ्रेड टारगेट और क्या, नेम पिंकू,
ठीक है, ये मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि आपको पता रहे कि कहाँ एरर आता है। आप मैंडेटरी नहीं, आप नहीं चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि एरर कहाँ आता है तो दिखाना तो पड़ेगा ना उसको, तो नाम नहीं लिखोगे तो कहाँ से दिखाएगा वो नाम। इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंटरव्यूअर तुमसे बोलेगा ये कोड करो और दिखाओ कि कहाँ एरर है, हमें तो नहीं दिख रहा। अगर नाम नहीं दोगे तो एरर बताएगा ही नहीं कहाँ एरर आया है। ठीक है, तो मेन थ्रेड तो अभी भी चल रहा है। मेन थ्रेड एक लीडिंग थ्रेड होती है, वो बाय डिफॉल्ट चलता है। और जब वो यहाँ आता है ना तो देखते हैं यार दो थ्रेड बना दिया एक थ्रेड का, और दोनों को अलग अलग काम दे दिया है, तो दो थ्रेड बन गए अब यहाँ से। ठीक है, और टारगेट स्पेसिफिक हो गए, उनका दो ही काम है अब, और वो जो मेन थ्रेड था वो दो थ्रेड में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे हो रहा है। मेन थ्रेड ऊपर से रीड करते हुए आ रहा है सब कुछ, यहाँ आते ही मेन थ्रेड किस में, दो थ्रेड में डिवाइड हो जा रहा है और दोनों को अलग अलग काम दे दिया जा रहा है। बस इतना ही काम है तुम्हारा, करो। ठीक है, आगे जब तुम इसको ऐसे बना लोगे तो इसको स्टार्ट भी करना होता है। स्टार्ट करो T2 डॉट। अब इतना तेजी से ये काम होगा ना कि पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये तो एक ही बार वैसे ही प्रिंट कर रहा है। अच्छा चलो, नमस्ते और सलाम दोनों कर लेते हैं इस बार। बड़ा करेक्टर था ना तो टाइम लग गया समझने में, है ना। देखो कैसे कैसे चला है, ये कुछ भी आ रहा है ना। तो ये ऐसे ही चलता है। शुरू में अच्छे से चला होगा कुछ देर तक, देखो, फिर उसके बाद सीपीयू ने टाइम देना शुरू किया अलग अलग। अब इसको स्लो मोशन में देखते हैं। तो एक और मॉड्यूल है जिसको इंपोर्ट टाइम कहते हैं। ये मॉड्यूल है किसके अंदर, वही लिब नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसमें एक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं स्लीप, सो जाओ। और इसमें जो पैरामीटर जाता है वो सेकंड्स में जाता है, तो हम 1 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं यहाँ पे भी। मतलब जब जब एक बार नमस्ते प्रिंट होगा तो वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं 1 सेकंड का यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो एक साथ प्रिंट होने के चक्कर में क्या भसड़ होगी। अभी नॉर्मल प्रिंट हो रहा है ना, थोड़ा देर को देखो, कंफ्यूज हो रहा है ना ये, क्योंकि ये कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, इधर आगे पीछे साथ में भी प्रिंट कर दे रहे, इतनी जल्दी में दोनों हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारी बफरिंग हो रही थी इंटरनेट पे भी। ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट चेक किया जाता है जब कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो नेटवर्क से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल से जवाब आ रहा है, देख लो ऐसे। ये गूगल से क्या आ रहा था, जवाब आ रहा था, रिप्लाई फ्रॉम इस आईपी एड्रेस से आ रहा था, 7 मिनट पर सेकंड के हिसाब से, 32 बाइट। इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा नेट सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सर एमएस तो मिली सेकेंड होगा ना, या हाँ मिनट यार पर मिली सेकेंड? सेकेंड, ये 7 मिली सेकेंड गलती से निकल गया, गलती से मिस्टेक हो गया। मैं तो सर कंफर्म कर रहा था सर, क्या हाँ, हो। तो मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, सो ये अभी भी शायद चल रहा होगा, नहीं चल रहा है, बंद हो गया। तो इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये नहीं वैसा बिहेवियर शो करेगा, देखो। ओह, कर रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे नहीं कर रहा था कुछ दिन पहले तक, मैंने करके देख लिया था, यहाँ पे भी करने लग गया, देखो कर रहा है ना। यहाँ पे पहले नहीं कर रहा था, यहाँ पे अब कर रहा है। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पुरानी, उसमें देखना होगा, जो 12:30 वाले बैच गई होगी उसमें, तो इसमें भी चल रहा है। इतने जल्दी में है ये दोनों के दोनों कि देख ही नहीं रहे कि क्या प्रिंट हो रहा है ना। अब उस पिक्चर की तरफ हम जाते हैं, लेकिन पिक्चर को देख लो जल्दी जल्दी। ये जो पहला वाला ब्लॉक बनाया था ना मैंने, चलो एक काम करते हैं, सब डिलीट करो। हाँ दिस वन, देखो ये जो था ये हमारा थ्रेड का जोन था, यहाँ पे हम थ्रेड बना रहे थे। यहाँ पे हम थ्रेड को क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे इस लाइन पे। ठीक है, क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे टारगेट देके।
यहाँ पे सीपीयू ने क्या किया, रनेबल ब्लॉक में थ्रेड को बोला अच्छा सब लाइन में आके लग जाओ, सबको हम थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, तो मान के चलते 0.02 सेकंड का टाइम दोनों को मिल रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो इतने टाइम में अपना काम खत्म कर लेगा वो कहाँ आ जाएगा, रनिंग ब्लॉक में आ जाएगा। अगर टाइम में काम कर लिया तो तुम टर्मिनेट हो जाना, यानी कि मर जाना काम खत्म करके, नहीं तो फिर तुमसे खाली करवा लिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा तुम्हें, क्योंकि दूसरे भी थ्रेड तो होंगे कोई ना कोई, उनको भी चलाना होगा, तो उनको भी टाइम देना है, ये इसका कहना है थ्रेड का। और कहीं यूजर के इनपुट की जरूरत पड़ गई तो थ्रेड उसको टाइम तो देगा, पहले बार में टाइम खराब कर देगा, टाइम खराब कर देगा तो उसको सीपीयू क्या करेगा, इस ब्लॉक में ले जाकर डाल देगा, बोलेगा तुम इसी ब्लॉक में पड़े रहो कब तक, जब तक यूजर, वो सारे थ्रेड चल जाए जिसमें यूजर की जरूरत नहीं है, उनको चला लेता हूं मैं पहले, लास्ट में तुम्हें बिल्कुल टाइम दूंगा। तो ये लास्ट में उठ के आता है जब सब कुछ चल जाता है, और फिर उसके बाद क्या बोलता है, ठीक है एंटर करो अब अपना वैल्यू, और फिर उसके बाद इसको चलाया जाता है, तो T2 T3 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। जो चीज जिंदा होती है वो मरती है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। कल हम क्या पढ़ेंगे उसको भी देख लो, सिलेबस, इसमें हम गार्बेज कलेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। हमारा इस महीने पाइथन खत्म हो रहा है 24 तक, ठीक है, चलो बाय।